नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीपी एडुकेयर पे। और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। मित्रों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम करने जा रहे हैं आज, क्योंकि पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम होता है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अपना एक महत्व है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है, एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों को इस संबंध में जानकारी भी अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा ही हो सकी है, जिन्हें हम अधोलिखित वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अप्राकृतिक साधनों की अगर हम बात करें तो उसमें हम घनत्व को लेते हैं। इसका औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसमें जो बाह्य परत यानी कि भूपर्पटी का जो घनत्व है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मध्य परत इसका 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और अंतरतम यानी कोर का जो है 11 से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब अगर हम दबाव की बात करें तो दबाव बढ़ने से जो है घनत्व बढ़ता है, किंतु प्रयोगों से यह विदित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के दाबांतर और दबाव के कारण न होकर वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों के घनत्व के कारण है। फिर अगर तापमान की बात किया जाए तो तापमान गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। यह वृद्धि प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है 8 किलोमीटर की गहराई तक। लेकिन इसके बाद अगर और गहराई में जाना है तो और गहराई में बढ़ने पर एक समान वृद्धि नहीं हो पाती है। प्रथम 100 किलोमीटर तक 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दर से वृद्धि होती है। 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से वृद्धि होती है और इसके पश्चात 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से वृद्धि होती है। तापीय संवहन तरंगों के रूप में ऊष्मा का प्रवाह जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बाहर की तरफ होता है। अब तरंगों का जन्म कैसे होता है? रेडियो सक्रिय पदार्थों और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के क्या क्या साक्ष्य हैं? जो ग्रहाणु संकल्पना है चैम्बरलेन की, वो ग्रहाणु संकल्पना के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वी का कोर है वो ठोस है। ज्वारीय संकल्पना जेम्स जीन्स की ज्वारीय संकल्पना है, उसके अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग द्रवावस्था में है और लाप्लास की निहारिका संकल्पना के अनुसार जो है इसका आंतरिक भाग जो है गैसीय अवस्था में है। अब हम प्राकृतिक तीसरा जो साक्ष्य है प्राकृतिक साधनों का, उस पर हम बात कर लेते हैं। उसके अंतर्गत 2 चीज़ों को लेके बात की जा सकती है, एक ज्वालामुखी का उद्गार और एक भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी के उद्गार की अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी के अंदर का जो तरल मैग्मा है पृथ्वी के अंदर किसी न किसी भाग को तरल अवस्था में सिद्ध करता है। जाहिर सी बात है, ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो राख, गैसें और कुछ तरल मैग्मा बाहर निकलते हैं लावे के रूप में। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं तरल अवस्था है, किंतु अंतरतम भाग में अत्यधिक दबाव और चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। अतः उक्त उद्गारों से पृथ्वी के अंतःकरण की निश्चित जानकारी भी नहीं मिल पाती है। अब अगर हम भूकंप विज्ञान के साक्ष्य की बात करें तो भूकंप विज्ञान का साक्ष्य क्या है कि इसका जो आंतरिक भाग है उसका बनावट का जो अनुमान है उसको लगा पाना संभव हुआ इसी के आधार पर, क्योंकि जो सिस्मोग्राफ यंत्र है उसमें भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पर भूकंपीय लहरें नहीं पहुँच पाती हैं, खासकर सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक लहरें, और सेकेंडरी वेव्स वहीं नहीं पहुँच पाती हैं जहाँ पर द्रव होता है, पिघली हुई अवस्था होती है। तो उस अवस्था
को अगर हम देखें तो पृथ्वी का अंतरतम भाग जो है द्रव अवस्था में है, तो इसका ये भी एक साक्ष्य है। अब जो है ये तो 3 तरह के साक्ष्य हो गए, अप्राकृतिक साधन या जो संकल्पना या सिद्धांत दिए हैं उससे संबंधित साक्ष्य, और तीसरा प्राकृतिक साक्ष्य। अब हम देख लेते हैं कि पृथ्वी की जो परतें हैं उनको जो है अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पे देखें तो स्वयं महोदय ने इसका जो है विभाजन किया हुआ है। स्वयं महोदय ने सबसे पहली यानी कि ऊपर की जो परत है वो सियाल कहलाती है, और उसकी मध्यवर्ती परत सीमा और निचली परत निफे। सियाल ये कहलाती क्यों है? सियाल की जो संरचना है वो किन चट्टानों से हुई है? तो सियाल जो है ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है, और सियाल कहने का मतलब होता है CSIAL, सिलिका और एल्युमिनियम से इसकी संरचना हुई है, मतलब इसका निर्माण हुआ है। अब अगर हम सीमा की बात करें तो सिलिका और मैग्नीशियम SiMa सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, और इसकी रचना बेसाल्ट नामक आग्नेय शैलों से हुई है, तो इस कारण इसे सीमा बोलते हैं। निफे की अगर हम बात करें तो निकिल और फेरस, लोहा और निकिल से बनी हुई है, और इसी परत के नाते फेरियम, इसी परत के नाते जो है यहाँ का अंतरतम भाग का घनत्व भी ज़्यादा है, क्योंकि ये लोहा और निकिल जो है भारी तत्व हैं। अब अगर आगे हम भूकंपीय आधार की बात करें तो इसको भी हम 3 भागों में ही डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो मंडल होता है वो लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, इसकी जो गहराई होती है 100 किलोमीटर तक होती है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता होती है, और सिलिका तथा एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। घनत्व तो इसका होता है 3.5, और यह भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब दूसरी परत है पायरोस्फीयर, ये 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर तक इसका है। इसे मिश्रित मंडल भी बोलते हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है। ठीक है। अब तीसरा है जो है बैरिस्फीयर, 2880 से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक इस परत का वो है। घनत्व 8 से 11 तथा इसकी रचना लोहा तथा निकिल से हुई है। ये तो रहे जो है भूकंपीय आधार या इसके पहले रासायनिक संगठन के आधार पर। अब इसके लिए एक अभिनव मत भी प्रतिपादित हुआ है। अभिनव मत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय से संबंधित, ये जो सारे विवरण हैं वो पुराने पड़ गए, तो एक नया मत लाया गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के शोधों के आधार पर ये जो अभिनव मत है इनके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग ये कौन कौन से हैं? तो पहला जो है ये जो पहला भाग है इसे बोलते हैं भूपर्पटी। दूसरा भाग है मेंटल, तीसरा है कोर। ठीक है। तो अब जो है हम भूपर्पटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो भूपर्पटी में अगर हम देखें तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं भूपर्पटी के रूप में। भूपर्पटी की जो मोटाई होती है वो महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक होती है। यहाँ अगर पी लहरों की गति की बात करें तो ऊपरी क्रस्ट में 6.1 किलोमीटर पर सेकंड और निचले क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर पर सेकंड। अब घनत्व की बात करें तो ऊपरी क्रस्ट में 2.8 है और निचली क्रस्ट में 3.0 है। तो घनत्व में यह अंतर दबाव के कारण है। अब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो घनत्व में अचानक परिवर्तन हो रहा है उसके बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है।
वो जो असंबद्धता है वो है कोनराड असंबद्धता। ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके बाद जो है मेंटल की बात करें। मेंटल में पी लहरों की गति भी बढ़ जाती है, 6.9 से बढ़ करके 7.9 से लेकर के वो 8.1 किलोमीटर तक हो जाती है। मेंटल का जो आयतन है वो 83% है समस्त पृथ्वी का, और द्रव्यमान है 68%। IUCC ने भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर मेंटल को 3 भागों में बांट दिया है। मोह असंबद्धता से 200 किलोमीटर तक, ये निम्न गति का क्षेत्र है। यहाँ जो है लहरों की गति 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होती हैं। दूसरा है 200 से 700 किलोमीटर तक, और तीसरा है 700 से 2900 किलोमीटर तक। आप देख सकते हैं ये है ये मोह असंबद्धता से, फिर 200 से 700, 700 से 2900 किलोमीटर तक। अब अगर हम देखें तो ऊपरी जो मेंटल है, क्रोड क्रस्ट और क्रस्ट के बीच, मतलब ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है वो है कोनराड असंबद्धता। लेकिन क्रस्ट और मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसे मोह असंबद्धता बोलते हैं। मेंटल और मेंटल यानी कि ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच जो पाई जाती है वो रेपेटी है। मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता है, और कोर वो आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है वो लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। तो अगर हम देखें घनत्व की बात करें तो जो कोनराड असंबद्धता है वहाँ घनत्व 2.9 है, मोह असंबद्धता पर 3.3 है, रेपेटी पर 4.3 है, गुटेनबर्ग पर 5.5 से 10.0 तक, लेहमैन पर 12.3 से 13.3, और केंद्र पर इसका जो घनत्व है 13.6 है। तो इस आधार पे हमने देखा। अब अगर हम कोर या क्रोड निचले मेंटल में पी तरंगों की गति बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो क्रोड है, क्रोड में का जो विस्तार है, क्रोड का विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 5150, मतलब 2900 से 5150 में ये बाह्य क्रोड है। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो इस मंडल में भूकंपीय जो लहरें हैं, सेकेंडरी लहरें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो इसका मतलब है जो बाह्य कोर है वो द्रव अवस्था में है, और आंतरिक कोर जो है ठोस अवस्था में है। तो ये रहा आज का ये टॉपिक आपका। और अगर हम कोर की बात करें तो ये संपूर्ण द्रव्यमान का 16% संपूर्ण द्रव्यमान का जो है आयतन, क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का, क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का जो है 16% और द्रव्यमान का 32% है। ठीक है। तो अब क्रोड का जो निर्माण हुआ है निकेल और लोहे से हुआ है। तो ये रहा आज का आंतरिक संरचना का टॉपिक। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।